नमस्कार मित्रों, डीजी स्टडी में आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 9 हिंदी मीडियम में विज्ञान सब्जेक्ट के प्रकरण नंबर 5 की जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई के बारे में चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियो आप सरलता से देख सकें। तो सबसे पहले हम अपना पहला सवाल देखते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सवाल क्या है कि कोश शब्द का अर्थ समझाइए और उसके खोज के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, कोश है, जैसे कि कोश को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल। तो ये जो सेल है वो एक लैटिन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। अब इसका खोज किसने किया था? तो देखिए, जो कोश है उसका सर्वप्रथम खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था। तो उन्होंने वो खोज कैसे किया था? तो देखिए, रॉबर्ट हुक नाम के अंग्रेज वैज्ञानिक ने उनके स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शक यंत्र से कोर्क के पतले छिद्र का अवलोकन किया। अब ये कोर्क क्या चीज़ है? तो मित्रों देखिए, ये जो है यह वृक्षों के तनों पर मृत कोशिकाओं का बना हुआ ऊतकों का एक समूह होता है जिसे हम कोर्क कहते हैं। अब ये कोर्क का उपयोग मुख्य रूप से शैंपेन के बोतल में किया जाता है। तो उन्होंने उस शैंपेन के बोतल से वो जो कोर्क था उसका अवलोकन किया और अवलोकन करने पर उन्हें क्या दिखाई दिया कि उन्हें उसमें मधुमक्खी के छोटे छोटे छत्ते जैसी रचनाएं दिखाई दी। जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उस प्रकार की उन्हें छत्ते जैसी कुछ उसके अंदर रचनाएं दिखाई दी। उनके द्वारा किया गया अवलोकन कुछ इस प्रकार आकृति में दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर देखिए मधुमक्खी के छत्ते जैसे कुछ आपको रचना यहाँ पर नज़र आएगी और ये कुछ छोटे छोटे कमरे उनको नज़र आए। ये उनके द्वारा किया गया जो अवलोकन है वो उसका फोटोग्राफ्स है। तो उनके अंदर उन्होंने ये एक मधुमक्खी के छोटे छोटे कमरे जैसी रचनाएं देखी और इन छोटे जैसे कमरों को ही उन्होंने कोशिका नाम दिया था। अब देखिए मित्रों, यह घटना छोटी एवं अर्थहीन लगती है, परंतु विज्ञान के इतिहास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इस घटना के पश्चात ही जीव विज्ञान में एक नए क्षेत्र जिसका नाम है कोशिकीय बायोलॉजी, मतलब कि मोलिकुलर बायोलॉजी का पूरा विकास हुआ। अब रॉबर्ट हुक मात्र ये कोर्क तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने अलग अलग जीवों में ऐसे ही अलग अलग एकक देखे। ये कोर्क में जैसे उन्होंने एक एक देखा, उसी प्रकार से उन्होंने अलग अलग जीवों का अध्ययन किया और उन्होंने सभी जीवों में इसी प्रकार के अलग अलग एकक देखे। और इन एककों को वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में आज तक कोशिका शब्द का इस्तेमाल होता है। अब मित्रों याद रखिएगा कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अध्ययन किया था वो उन्होंने मृत कोशिकाओं का अध्ययन किया था। उसके पश्चात अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया था, तो उस समय हमें ल्यूवेनहॉक का नाम याद रखना है कि जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया था। उन्होंने कहाँ से ये अध्ययन किया? तो उन्होंने तालाब में ऐसी जीवित कोशिकाएं प्राप्त की और उसका उन्होंने अध्ययन किया। और यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका केंद्र की खोज किसने की, तो उस समय हमें याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन को। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि जीवरस की खोज किसने की, तो उस समय हमें याद रखना है कि जो परकिंजे थे उन्होंने जीवरस की खोज की थी। उसी प्रकार हमारा अगला सवाल है कि प्याज के छिलके की कोशिका के स्थायी अस्थापन तैयार करने का प्रयोग समझाइए। तो देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है कि प्याज का छिलके से हम लोगों को कोशिका का निरीक्षण करना है। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या क्या साधनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, पहला देखते हैं कि हमारा हेतु क्या है। तो प्याज के छिलके से कोशिकाओं का स्थायी अस्थापन हमें तैयार करना है। अब इसके लिए हमें साधन कौन कौन से चाहिए? तो सबसे पहले देखिए, हमें चाहिए चिमटा चाहिए, फिर चाहिए वॉच ग्लास, फिर चाहिए कवर स्लिप और फिर चाहिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शक यंत्र। और अभिरंजक के रूप में हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आयोडीन का। मित्रों, आयोडीन के सिवाय एक और आप अभिरंजक यूज़ कर सकते हो जिसे हम कहते हैं सेफ्रेनिन। मित्रों, आयोडीन का आप यूज़ करो या फिर सेफ्रेनिन का यूज़ करो, दोनों में से आप किसी एक अभिरंजक का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हमें पदार्थ के रूप में क्या लेना है? तो हमें पदार्थ के रूप में लेना है प्याज की झिल्ली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले स्थापन कैसे तैयार किया जाएगा वो देखते हैं। तो देखिए, हमें क्या करना है कि प्याज का हमें छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और चिमटे की सहायता से हमें प्याज की अवतल सतह की ओर से उसकी झिल्ली को उतार लेना है। तो देखिए, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले
एक चिमटा लेंगे और चिमटे की सहायता से जो कटा हुआ जो आपका प्याज है उसके अंदर की सतह से वो जो झिल्ली है वो आपको मिल जाएगी। और ये झिल्ली एकदम पारदर्शक होती है और आप उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अब इस झिल्ली को तुरंत ही हमें पानी भरे हुए वॉच ग्लास के अंदर रख देना है। अब एक कांच की स्लाइड पर पानी के हमें कुछ बूंदें डालनी है और अब वॉच ग्लास में रखी हुई झिल्ली के छोटे छोटे टुकड़े को स्लाइड पर रखें और ध्यान रहे कि झिल्ली बिल्कुल सीधी रहे। देखिए मित्रों, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने क्या किया कि एक वॉच गिलास में पानी हमने भरा था, उसके अंदर हमने वो जो झिल्ली मिला था प्याज का उसको हमने रखा। उसके पश्चात उस झिल्ली को उठा के हमें स्लाइड के ऊपर रख देना है। स्लाइड्स आप लेबोरेटरी में पा सकते हैं। तो अब उसे उठाकर हम स्लाइड के ऊपर रख देंगे और स्लाइड के ऊपर रखने के बाद उसको हमें कवर स्लिप से ढक देना है। लेकिन मित्रों, उसके पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जो यह झिल्ली है वो एकदम सीधी रहे, वो टेढ़ी हो नहीं। उसके पश्चात हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर हम सेफ्रेनिन या फिर आयोडीन के उसके ऊपर हम कुछ बूंदें डालेंगे और इस बूंदों को डालने के पश्चात कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखना है जिससे कि वायु के बुलबुले ना आने पाए। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है कि कवर स्लिप को रख देना है और कवर स्लिप को हमें इस प्रकार से रखना है जिससे कि वहाँ से कोई वायु के बुलबुले ना निकले। देखो, अगर वायु के बुलबुले निकल जाएंगे तो हम उस कोशिका का अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे नहीं। अब जो तैयार किया हुआ आस्थापन है उसे सबसे पहले हम कम शक्ति वाले में और उसके बाद उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शक यंत्र में हम देखेंगे। तो मित्रों देखिए, जो कम शक्ति वाला है वो हम 10x में देख सकते हैं और उसी प्रकार से जब उच्च शक्ति में देखने की बात करते हैं तो हम उसे 45x के अंदर में हम उसका निरीक्षण करेंगे। तो निरीक्षण करने में हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। तो देखिए मित्रों, निरीक्षण करने के पश्चात हम कुछ अवलोकन देखेंगे। तो देखिए, हम पाएंगे कि अस्थायी स्लाइड में छोटे बड़े कोष्ठ के रूप में हमें कोष्ठ रचनाएं हमें देखने को मिलेगी। देखिए, यहाँ पर जो हमें अस्थायी स्लाइड मिलता है उसके अंदर हमें अनेक छोटे बड़े कोष्ठ के रूप में अनेक हमें रचनाएं देखने को मिलती है, जिसे हम यहाँ पर आकृति में देख सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देखिए तो अनेक छोटे बड़े आप इस तरह के रचनाएं आप देख सकते हैं। ये जो है ये प्याज के झिल्ली का अवलोकन है। तो आप इसमें देखिए बहुत सारे कुछ छोटे बड़े रचनाएं हैं और यह सभी रचनाएं एक समान देखने को मिलती है और यह सभी मिलकर एक बड़ी सल्क कंद जैसी रचना बनाती है, जो आप आकृति में देख सकते हैं। कि देखिए, ये जो कोशिकाएं हैं भले छोटी बड़ी है पर है ये एक जैसी। आप सभी के अंदर देख सकते हैं कि सभी के पास आयुवी कोश रस आए हुए हैं, उसके बाद कोश केंद्र आए हुए हैं और उसी तरह कोशिका कोश दीवार भी आई हुई है। मतलब कि सारी कोशिकाएं हैं तो एक जैसी, बस उनके आकार ही अलग अलग है। तो इससे हम निर्णय क्या निकाल सकते हैं कि जो प्याज की झिल्लियाँ होती है वो एक समान होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी जो है कोशिकाएं यहाँ पर सारी के सारे प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है, उसका आकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका छोटा आकार है तब भी उसके पास कोश दीवार होगी, कोशिका केंद्र होगा, कोशिका रस होगा। उसी प्रकार से बड़ा आकार होगा तो उसके पास भी कोश दीवार होगी, कोशिका केंद्र होगा, कोशिका रस होगा। मतलब कि कोशिका के आकार के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। कोशिकाएं सारी की सारी कैसी होती है, यहाँ पर एक समान पाई जाती है। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय सजीवों की जानकारी दीजिए। अब मित्रों, हमें पता है कि माइक्रोस्कोप की खोज के बाद ऐसा जानने को मिला कि एक ही कोशिका जो है वो समग्र सजीव का निर्माण करती है। मतलब कि कुछ सजीव ऐसे भी होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो देखिए, हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हुई। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक कोशिकीय सजीव की। तो देखिए, जो एक कोशिकीय सजीव है उसमें आता है अमीबा, क्लेमिडोमोनास और पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया। ये जो सजीव है वो एक ही कोशिकीय सजीव है। एक कोशिकीय सजीव से क्या तात्पर्य है कि जो उनके पास केवल एक ही कोश होते हैं जिसे हम खुली निरी आंखों से नहीं देख पाते हैं, और ये जो कोशिकाएं होती है वह संपूर्ण सजीव के रूप में कार्य करती है। मतलब कि ये भोजन ग्रहण भी करेगी, उसका पाचन भी करेगी। जो सजीव क्रिया करते हैं वो सारी क्रियाएं ये कोशिकाएं करती है। तो यहाँ पर एक कोशिकीय सजीव में एक ही कोशिका सभी कार्य करके सजीव के रूप में कार्य करती है। मतलब कि एक ही कोशिका जो है वो संपूर्ण सजीव का कार्य करेगी। अब
इनमें जो प्रजनन होता है वो विभाजन के द्वारा अपनी जैसी संतति उत्पन्न करते हैं। अब मित्रों याद रखिएगा कि यहाँ पर जो विभाजन होता है वो अलिंगी विभाजन होता है, जिससे कि जो नया सजीव बनता है वो एग्जैक्टली अपने पितृ जैसा होगा। मतलब कि जैसा उसका पितृ नज़र आएगा वैसा ही उसका संतति भी नज़र आएगा। मतलब कि ये पूरा उसका फोटोकॉपी जैसा हो जाता है, जैसा ही अपना पितृ होगा वैसे के वैसे ही उसकी संतति आएगी। उसी प्रकार से बहुकोशीय सजीव की बात करें तो इसके अतिरिक्त जितने भी कवक है वो सारे के सारे बहुकोशीय सजीव है। पादप भी बहुकोशीय सजीव में आते हैं, जंतु भी बहुकोशीय सजीव में आते हैं। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य भी बहुकोशीय सजीव में आते हैं, हाथी भी बहुकोशीय सजीव में आते हैं। अब बात करते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो एक ही सजीव शरीर में कई कोशिकाएं मिलकर अलग अलग कार्य करने के लिए इसके पास विविध अंग, ऊतक और अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो मित्रों यहाँ पर आप देखोगे तो इनमें कार्य के अनुसार विभाजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि बहुकोशिकीय के सजीव की बात करें तो इन्हें कार्य में सभी सजीव के पास सभी कार्य करने के लिए अलग अलग अंग आए हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो हमारे पास ही बात करें तो हमारे पास देखने के लिए आंखें आई हुई है, स्वाद करने के लिए जीभ आया हुआ है, चलने के लिए पैर आया हुआ है, उसकी प्रकार से हाथ आया हुआ है काम करने के लिए। तो इस प्रकार से हमें कार्य करने के लिए अलग अलग अंग आए हुए हैं। अब प्रत्येक बहुकोशिकीय जो सजीव है उनका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। तो मित्रों याद रखिएगा कि ये जो सभी बहुकोशिकीय सजीव है सबसे पहले एक कोशिका से ही निर्मित होते हैं। जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो इनका फलन होता है और फलन के पश्चात एक बनता है फलितांड। और यह फलितांड का विभाजन होने से उसमें से हमें एक संपूर्ण सजीव का निर्माण होता है। और यह जो फलितांड है वो कार्य के अनुसार इनका विभाजन होता है और उस कार्य के अनुसार विभाजन होने की जो क्रिया है उसे हम विभेदन कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे की क्लासों में अभ्यास करेंगे। तो इससे हमें क्या जानने को मिला कि जो सभी सजीव है वो कोश विभाजन होकर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होती है और इस प्रकार सभी कोशिकाएं पूर्व अस्तित्व वाली कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। मतलब कि जो भी नई कोशिकाएं बन रही हैं उनका निर्माण पूर्व अस्तित्व वाली कोशिकाओं से ही हुआ है। और यह कोशिका के सिद्धांत का तीसरा वाक्य है। अब कोशिकावाद का जो सिद्धांत है वो दिया था रुडोल्फ विर्शो ने और यह रुडोल्फ विर्शो द्वारा दिए गए वाक्य है। उसके पहले कोशिका का अधिक रूप से अध्ययन किया था स्लीडन एवं स्वान ने। तो स्लीडन एवं स्वान ने कोशिकावाद में क्या बताया था कि जो कोशिका होती है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होती है और ये जो कोशिका है वो जीवन की इकाई है। और उन्हीं के बात को आगे बढ़ाया था रुडोल्फ विर्शो ने और उन्होंने बताया था कि जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो पूर्व अस्तित्व वाली कोशिकाओं में से ही निर्मित होती हैं। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है कि नीचे दिए गए मानव शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को हमें पहचानना है और उनके हमें नाम लिखने। तो देखिए कौन कौन सी कोशिकाएं। तो देखिए जो ये पहली कोशिका है इसे कहा जाता है वसा कोशिकाएं। अब देखिए ये जो वसा कोशिकाएं हैं वो हमारे शरीर में चर्बी के रूप में संग्रहित होती है। इन वसा कोशिकाओं का उपयोग जब हमारे शरीर में भोजन की कमी हो या फिर न्यूट्रिशन की कमी हो तब ये वसा कोशिकाओं का उपयोग कर शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है, नहीं तो ये ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर के अंदर संग्रहित होती रहती है। उसी प्रकार से जो दूसरा है इसे कहा जाता है चिकनी स्नायु पेशी। अब चिकनी स्नायु पेशी किस काम में आती है। तो मित्रों याद रखिएगा कि जो चिकनी स्नायु पेशी है वो हलन चलन करने के लिए बहुत ही उपयोगी पेशी है। उसी प्रकार से हमारा तीसरा है वो है तंत्रिका कोशिकाएं। अब देखिए ये तंत्रिका कोशिकाओं का उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये हमें संवेदनाएं देती हैं जिससे कि हम कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई गर्म तवे पर हाथ रखते हैं तो हमें तुरंत पता चलता है कि वो गर्म है और वहाँ से हम हाथ उठा लेते हैं। तो वो जो हमें संवेदना मिली कि वो गर्म है वो किसके वजह से मिलती है। तो इन तंत्रिका कोशिकाओं के वजह से हमें वो सारी की सारी संवेदनाएँ प्राप्त होती है। उसके पश्चात बात करें तो अगला है ये है रुधिर कोशिकाएं। अब रुधिर कोशिकाओं का उपयोग कहाँ आपने देखा होगा। तो देखिए ये रुधिर कोशिकाएं जो है वो हमारे रुधिर में आई होती है। हमारे रुधिर में 3 प्रकार की कोशिकाएं आई होती हैं। एक तो होती है लाल रक्त कोशिकाएं, उसके बाद होती है श्वेत कणिकाएं और तीसरी होती है त्राक कणिकाएं। तो मित्रों याद रखिएगा कि ये जो चित्र है वो लाल रक्त कोशिकाओं का है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो चपटी
एक डिश की तरह इसकी रचना होती है। और मित्रों याद रखिएगा कि ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है ना, इनके पास कोशिका केंद्र नहीं होता। तो कोशिका केंद्र दो लोगों के पास ही नहीं होता है, एक तो होती है लाल रक्त कोशिकाएं और दूसरी होती है त्राक कणिकाएं। यही दो कोशिकाएं ऐसी होती है जिनके पास कोशिका केंद्रक नहीं होता। बाकी सारी कोशिकाओं के पास कोशिका केंद्रक देखने को मिलता है। उसके पश्चात अगला जो है यह है हमारा अस्थि कोशिकाएं। अब ये अस्थि कोशिकाएं हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो मित्रों ये जो अस्थि कोशिकाएं हैं ये हमारे हड्डियों में आई होती है, जो हमें शरीर को आधार देने का काम करती है। उसी प्रकार से जो हमारी अगली कोशिका है वो है शुक्राणु। तो मित्रों याद रखिएगा कि ये जो शुक्राणु है ये होती है नर जनन युग्मक। अब हमें पता है कि जब नर जनन युग्म और मादा जनन युग्मक मिलते हैं तो उस समय होता है फलन, और फलन के पश्चात बनता है फलितांड, और फलितांड में से ही नए सजीव का विकास होता है। तो इस प्रकार से यह जो शुक्राणु है वो बहुत ही जरूरी नर जनन युग्मक है। उसी प्रकार से जो हमारा अगला है उसे कहा जाता है अंडाणु। अब यह जो अंडाणु है यह होता है मादा जनन युग्मक, जो मादाओं में पाया जाता है। आप इसके इस तरह से आंसर भी देख सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है कि सजीवों में कार्य का विभाजन समझाइए। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एक कोशिकीय सजीवों में श्रम का विभाजन। तो देखिए एक कोशिकीय सजीव होने से उसमें ऊतक अंग तरह का आयोजन नहीं देखने को मिलता, परंतु अनिवार्य कार्य करने के लिए उसमें कोशिकांग आए होते हैं। तो मित्रों आप ये जो एक कोशिकीय सजीव है ये भी पाचन की क्रिया करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो ये सब जो क्रिया करते हैं वो क्रिया करने के लिए ये लोग के पास कोशिकांग आए होते हैं। ये लोग के पास ऊतक अंग या फिर अंग तंत्र स्तर का इन लोग के पास आयोजन नहीं हुआ होता, इसके लिए इनके पास कोशिकांग आए होते हैं। तो इन कोशिकांग की सहायता से ये अपने जो दैनिक क्रियाएं हैं वो करते रहते हैं। अब कोशिका में अनिवार्य पदार्थ का निर्माण, अन्य कणों के पाचन, कोशिका में शोषक द्रव्यों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की अंगिकाएं आई होती है, और ये विभिन्न प्रकार की अंगिकाओं के द्वारा यह विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। उसी प्रकार से जो बहुकोशिकीय सजीव है उनके अंदर भी हम श्रम का विभाजन देख सकते हैं। तो देखिए बहुकोशिकीय सजीवों में कार्य करने के लिए श्रम का विभाजन हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य शरीर में विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। हृदय रुधिर को पंप करता है, उसी तरह आमाशय भोजन का पाचन करता है। मतलब कि इनका विभिन्न अंगों का कार्य विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे कि हमें देखना है तो देखने के लिए हमारे पास आंखें आई हुई है, तो आंखें की जो कोशिकाएं हैं वो जीभ की कोशिकाओं से कुछ अलग प्रकार की होती है, और वो विभिन्न आंख जो है वो देखने का काम करती है, और जो जीभ है वो स्वाद परखने का काम करती है। मतलब कि विभिन्न कार्य के अनुसार इनके अंदर विभाजन हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से ऐसे सजीव में कोशिकाओं का आकार निश्चित होता है, जैसे कि तंत्रिका तंत्र, रुधिर कोशिकाओं के विभिन्न स्नायु कोश, ये जो कोशिकाएं हैं इनका आकार निश्चित होता है और इनका कार्य भी निश्चित होता है, जो इन्हें कार्य के अनुसार विभाजित करते हैं। इस प्रकार एक कोशिकीय में भी हम श्रम विभाजन देख सकते हैं। मतलब कि आप एक कोशिकीय सजीवों में भी श्रम विभाजन देख सकते हैं और बहुकोशिकीय सजीवों में भी श्रम विभाजन देख सकते हैं। फाइनली this is the end of our lecture. Thanks for watching this and God bless you.